हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 8 और पार्ट नंबर 8 ऑफ योर विजन आईएएस पीडी 365 फॉर इंडियन पॉलिटी। और ये होने जा रहा है नेक्स्ट पार्ट। आज हम बात करेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक की। अगर आपने पुराने लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर बाकी के पार्ट्स जो 7 पार्ट हैं वो देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी वहाँ पर अपलोडेड हो चुकी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स थे विद रेस्पेक्ट टू योर मंथली मैगजीन, तो इकोनॉमी के मैं बस वहाँ पर लेकर आया था, इकोनॉमी को फ़िल्टर कर लिया था, तो उस पर्टिकुलर सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को। और विज़न आईएएस के करंट अफेयर के ऑफिशियल कोर्सेज़ और ऑफिशियल वीडियोज़ के लिए आप visionis.in पर जा सकते हैं। लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। बात करेंगे ग्राम पंचायत की। बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सभी स्टेट्स को टू कम अप विद द नोटिफिकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को, ऑल द स्टेट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोई 5-6 नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अटल भूजल योजना, तो उसमें 6-7 स्टेट्स हैं केवल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी ऑल द स्टेट्स को ऐसा कहा गया है विद इन अ मंथ। और इसके अलावा ये भी कहा है हाई कोर्ट को भी टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस इश्यूज, कि हाई कोर्ट भी यहाँ पर एक्सपीडाइट करे, उन चीज़ों में तेज़ी लेकर आए। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्राम न्यायालय जो है उसकी बात हुई है 114th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट हैं। अभी आगे आने वाले लेसन में, आगे आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो लाई जा रही है, 198th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने वहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी दैट समथिंग सॉर्ट ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर 114th रिपोर्ट ऑन लॉ कमीशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसने रिकमेंड किया था ग्राम न्यायालय जो बेसिकली मोबाइल विलेज कोर्ट होंगे एज टू एट द ग्रास रूट लेवल पर मोबाइल विलेज कोर्ट, ताकि क्या होगा, जस्टिस जो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को मिल सके, दूर दूर तक ट्रैवल करके ना जाना पड़े। तो आप समझ सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम, बिकॉज जस्टिस जो है वो डिले भी ना हो और जस्टिस पास में भी रहे, और जस्टिस जो है वो बेसिकली डिले ना हो। तो दूसरा है कि रिड्यूस डिले, जो डिले होता है वो ना हो, समरी प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाए। समरी प्रोसीजर होता है कि समरी प्रोसीजर जो होता है, समरी ट्रायल होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जल्दी फटाफट जस्टिस हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हायर टीयर्स ऑफ जुडिशरी, और अगर छोटे लेवल पर ही सारे केस सॉल्व होने लगेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा जुडिशरी में, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर अपील कम आएंगी और जल्दी काम हो जाएगा, तो उन पर बर्डन भी कम आएगा। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो था वो आया था पिक्चर में 2009 में, और मोर देन 5000 ग्राम न्यायालय वर एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप, ठीक है। इतनी उम्मीद थी कि 5000 ग्राम GN जो हैं वो बनेंगे, फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए भी दिए थे असिस्टेंस के तौर पर स्टेट और यूटीज़ को। लेकिन अभी सिर्फ 11 स्टेट ने उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है और नोटिफाई किए हैं ग्राम न्यायालय, और ओनली 208 ग्राम न्यायालय आर फंक्शनिंग इन द कंट्री। देखो, उम्मीद 5000 की थी, अभी फंक्शनिंग 208 कर रहे हैं। उम्मीद थी हर जगह, बात हो रही है सिर्फ 11 जगहों पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये पूरा सिनेरियो, ठीक है। और नॉट ए सिंगल ग्राम न्यायालय है बिकम ऑपरेशनल इन नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई भी सिंगल ऑपरेशनल वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय होते क्या हैं, स्ट्रक्चर की बात की जाए सो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। तो पंचायत में बेसिकली आपको पता होगा कि 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अलग अलग नाम से जाना जाता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ स्टेट को दे रखी है। तो 3 लेवल होते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंडेशन में ये कहा गया था। सो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसा ही है दैट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पर ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं, यानी जो इंटरमीडिएट लेवल पंचायत समिति होता है, ठीक है।
और ग्रुप ऑफ पंचायत या तो इंटरमीडिएट लेवल पर या क्या किया जाएगा, ग्रुप ऑफ पंचायत लेकर उनका बेसिकली कंटिन्यूअस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, ग्रुप ऑफ पंचायत या तो अकेले किसी पंचायत या फिर ग्रुप ऑफ पंचायत को लेकर। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट नोटिफाइज द बाउंड्री और एरिया, जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की सलाह के साथ बता देगी, ये बोल देगी दैट इस पर्टिकुलर ग्राम न्यायालय का ये एरिया है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन जो बताता है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बनेगी, उसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्टेट की विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऐसा बोल सकती है। इसके अलावा इट कैन होल्ड मोबाइल कोर्ट इन द विलेज फॉलिंग अंडर इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, और इस तरीके से वो सारा चीज़ें मेंटेन वगैरह का काम स्टेट को दे दिया गया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो बोला जाएगा न्याय अधिकारी, हर ग्राम न्यायालय में इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ यहाँ पर कर लिया जाएगा, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। हु विल बी अ पर्सन एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए एलिजिबल हो, ऐसे किसी व्यक्ति को ले सकते हैं स्टेट की कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पर देखो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है उस पर्टिकुलर टाइप के पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है, और सैलरी और जो अदर अलाउंस हैं, टर्म एंड कंडीशन है, वो इसी तरीके से किए जाएंगे। और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दिया जाएगा SC ST वीमेन और अदर्स को। और जुरिस्डिक्शन पावर अथॉरिटी देखी जाए तो ग्राम न्यायालय जो होगा वो सिविल और क्रिमिनल दोनों यहाँ पर जुरिस्डिक्शन होंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि यहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल दिया जाएगा, नहीं, सिविल क्रिमिनल दोनों, ठीक है। और जजमेंट जो होगी ग्राम न्यायालय की जो भी होगी वो एक डिक्री की तरह, एक ऑर्डर की तरह मानी जाएगी, डिक्री का मतलब ऑर्डर होता है। और ग्राम न्यायालय कैन ट्राई क्रिमिनल केस, सिविल सूट्स, क्लेम एंड डिस्प्यूट्स विच आर स्पेसिफिक इन द एक्ट, ठीक है, जैसे जो भी चीज़ें हैं वो उन सब चीज़ों पर सिविल सूट्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट सब चीज़ें कर सकती है ग्राम न्यायालय। ऑफेंस जो भी एक्ट में स्पेसिफाइड है, तो ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट और 2 ईयर्स से ज़्यादा अगर सज़ा नहीं है तो वो सारे ऑफेंस, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेट से कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस है, अगर उसकी सज़ा, मतलब वो ऑफेंस अगर मान लो कोई क्रिमिनल बाद में डिक्लेयर हो जाता है उस पर्टिकुलर उसमें एक्यूज्ड है, और अगर बाद में कन्विक्शन हो जाता है तो पहले से पता होता है ना कि मर्डर का केस चल रहा है, किस चीज़ का केस चल रहा है, तो अगर उस केस में 2 साल से ज़्यादा का टाइम है या उस केस में डेथ पेनल्टी की सज़ा मिल सकती है, तो ऐसे केसेस में जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफेंस जो इनसे अलग हो, तो 2 साल से ज़्यादा वाले में ग्राम न्यायालय में नहीं होगा, बिकॉज अदरवाइज वो चीज़ें, मतलब समझ सकते हो ना, ये थोड़ा सीरियस मैटर्स हैं तो ऊपर जाएंगे ये। इसके अलावा ऑफेंस जो भी रिलेटेड हैं सेंट्रल एक्ट में, जैसे पेमेंट ऑफ वेज, मिनिमम वेज, ये सारे ऑफेंसेस होंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड इन द एक्ट कैन अमेंडेड बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको समझना है दैट जुरिस्डिक्शन वगैरह हाई कोर्ट से कंसल्ट करके डिसाइड किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट वगैरह भी डिसाइड किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अमेंडमेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती हैं। ग्राम न्यायालय इज़ नॉट बाउंड बाय द रूल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो है वो ये है कि ग्राम पंचायत जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू ये काम करेगी, ठीक है, एंड इज सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर काम करेगी। और दूसरा पॉइंट ये है दैट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। मतलब अभी क्या होता है, जो भी कोर्ट काम करते हैं वो इस एक्ट के थ्रू काम करते हैं, इस एक्ट की हेल्प से काम करते हैं, इस एक्ट में जैसा लिखा हुआ है उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो जैसे हमारे जो ट्राइब्यूनल होते हैं, ट्राइब्यूनल का भी सेम सीन है, वो भी इस तरीके से ही काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से, ना कि आपके
जो इंडियन प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर ऐसे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनसे वो भी काम नहीं करते। जो कौन होते हैं? ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल की तरह ही ग्राम न्यायालय भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि जैसे कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता, मतलब नोबडी कैन बी द जज इन हिज ओन केस, हिज और हर ओन केस। तो इस तरीके का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि सबकी बात सुनो। ओके, यू हैव टू हियर एवरीवन विदाउट बिफोर गिविंग एनी जजमेंट। ठीक है, तो सबकी बात सुनो। तो ये सारी चीज़ें ये बात करते हैं। इसके अलावा एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द क्रिमिनल केस शैल बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और सिविल केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो अपील जो है बेसिकली आपको ये समझना है दैट हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट बोलते हैं। अगर सिविल केस चल रहा है तो उसी कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। समझ गए? तो ये बेसिस पर होगा। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं है, उनका नाम नहीं बदलता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट में ये है कि अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो सेशन कोर्ट, और अगर सिविल केस चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही सेम इनके जो जज होते हैं उनका भी नाम बदल जाता है। ठीक है, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, कोर्ट के हिसाब से तो होता एक ही व्यक्ति है, लेकिन ऐसे होता है। तो सिमिलरली ग्राम न्यायालय इनके नीचे भी काम करेंगे, ग्राम पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पर। दैट्स वाई अपील जो है वो इनमें जाएगी पहले। ठीक है, अगर सिविल की है तो डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, और अगर आपकी इधर है तो उसमें जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा इशूड अ विजन 2020 डॉक्यूमेंट मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल। ठीक है, तो एक्सेस जस्टिस टू ऑल, तो ये सारा मिशन है इसका। नालसा क्या है? बेसिकली जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो नेशनल लीगल सर्विस, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं कि लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड और ये सब, तो उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम वो नालसा करता है। नालसा है क्या? नालसा हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एक एक्ट पास हुआ था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। फ्री लीगल सर्विस को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा हुआ है ना कि फ्री लीगल एड और ये सारी चीज़ें, तो उसी को यहाँ पर करने का काम नालसा करता है। 1987 में एक्ट के थ्रू बना हुआ था। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बेसिकली लॉयर वगैरह हायर नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है, ये सरकारी वकील मिलते हैं। ठीक है, तो ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसके अलावा नालसा जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु शैल बी द पैट्रॉन इन चीफ। तो नालसा के जो क्या होता है, पैट्रॉन इन चीफ हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और बेसिकली सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है सर्विंग और रिटायर्ड जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको डिसाइड करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरह काम करेंगे, लेकिन पैट्रॉन एंड चीफ जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो चीफ ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा एक्ट ऑल्सो प्रपोजेस इन एवरी स्टेट। ठीक है, जैसे नेशनल में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ऐसे ही स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाने की बात की जाती है, और हर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनाने की बात की जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी और तालुक लेवल सर्विस अथॉरिटी है बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड मोस्ट ऑफ द तालुकास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालुकास होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर टू प्रोवाइड द लीगल सर्विस टू द पीपल ऑफ टू कंडक्ट एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पर्सन एलिजिबल कौन की हेल्प ले सकता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की? तो वीमेन, चिल्ड्रन, SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन, ये लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। इसके अलावा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर टेली लॉ जो इन्फॉर्मेशन, टेली लॉ इनिशिएटिव एक बैकग्राउंड में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। टेली लॉ जो है वो एम करता है टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ लीगल एडवाइस थ्रू अ पैनल ऑफ लॉयर्स। ठीक है, स्टेशन एट सालसा एंड कॉमन सर्विस सेंटर। तो टेली लॉ कुछ नहीं है, एक बेसिकली एक डिलीवरी प्रोवाइड करने का काम करता है पैनल ऑफ लॉयर, जो भी बेसिकली एडवाइस वगैरह देने का काम पैनल ऑफ लॉयर करते हैं, जो यहाँ पर होते हैं स्टेट में और कॉमन
सर्विस सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है विद इन पार्टनरशिप विद नालसा एंड CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, इनके साथ मिलकर इन्होंने मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी लीगल एड इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर का भी थोड़ा सा रोल है यहाँ पर। और 2017 में ये टेलीलॉ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का चलता है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम एक्सपेंड की गई, बाद में 2017 में बेसिकली शुरू हुई थी। ये सारी चीज़ें हैं। और जो मैं आर्टिकल बता रहा था लीगल एड कहाँ से आया, तो बेसिकली आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ की बात करता है, तो राइट टू फ्री लीगल सर्विस और ये सब भी है इसमें। इसके अलावा 39A जो है वो एडेड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और ये बात करता है यहाँ पर फ्री लीगल एड और ये सब चीज़ों की। ऐसे ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स, तो ये भी ये चीज़ मानते हैं दैट देयर शुड बी द लीगल एड एज ए ह्यूमन राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। न्यू रूल्स फॉर ट्राइब्यूनल, तो नए रूल्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर फ्रेम किए इन प्रिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म नॉर्म्स फॉर द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन के लिए नए नए रूल यहाँ पर लाए गए हैं बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ट्राइब्यूनल क्या होता है, बेसिकली कॉजेज जुडिशियल बॉडी है। कॉजेज जुडिशियल का मतलब है ओवरऑल जुडिशियरी की तरह नहीं है, बट स्टिल जजमेंट वगैरह दिया जाता है, इसलिए कॉजेज जुडिशियल बोला जा रहा है। एस्टेब्लिश की गई है इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 323 एंड 323A और B, और रिजॉल्व करने का काम करते हैं। ये बेसिकली ये दोनों जो A और B हैं ये ऐड किए गए थे 42nd जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा। ये 323A जो है वो सेंट्रल की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करता है सिंपल, और इस चक्कर में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया है, उसमें सेंटर और स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। दूसरा है जो ट्राइब्यूनल इन अदर मैटर्स की बात करता है, जैसे टैक्स के लिए बन सकते हैं और बाकी चीज़ों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज, बेसिकली यहाँ पर जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, इस वजह से इसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की हेल्प ली जाती है, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल में पूरा जज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिविजुअल भी होते हैं इसलिए। इसके अलावा ये भी फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यूनिफॉर्म प्रोसीजर वगैरह जो है, चाहे CPC का, इंडियन एविडेंस का, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, जो मैंने अभी बताया था ग्राम न्यायालय में, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। इसके अलावा दे एंजॉय सम ऑफ द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर भी है इनके पास, जैसे समन वगैरह को जारी करना और विटनेस को एविडेंस, अलाउ विटनेस टू गिव एविडेंस, और डिसीजन जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है पार्टीज़ का, और अपील कर सकते हो ऊपर जाकर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और इसके अलावा और क्या है, ये जो रूल्स हैं इसके बारे में पढ़ लीजिए। सो यहाँ पर ट्राइब्यूनल एपिलेट ट्राइब्यूनल एंड अदर ट्राइब्यूनल्स क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज, ये 2020 का रूल्स यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अंदर सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंशियल एक्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, ठीक है। और दीज अप्लाई टू द 19 जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल वाला, इनकम टैक्स वाला। देखो सेंट्रल वाला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है, इस वजह से ये 323A में है, लेकिन जो इनकम टैक्स वाला है या कस्टम एक्साइज और ये सब हैं, एक्साइज सर्विस टैक्स, ये सारे जो हैं ये 323B के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नोटेबली फॉरेन ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कवर, ठीक है। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल यहाँ पे नहीं कवर हुए हैं इन 19 ट्राइब्यूनल में। इसके अलावा अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो अपॉइंटमेंट टू द अबव ट्राइब्यूनल विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी composed of Chief Justice of India और जज नॉमिनेटेड बाय CJI, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल कंसर्न, और ये, ठीक है। तो ये लोग हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक कमेटी बनाई गई है बेसिकली, सर्च और सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। आपको पता होगा जैसे बहुत NHRC में कॉलेजियम बनता है, वैसे ही यहाँ पर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्रेसिडेंट जो होंगे, चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल होंगे, और इसके अलावा 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होंगे। तो ये लोग होंगे। रिमूवल की बात की जाए तो यहाँ पर भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के पास पावर है टू रिकमेंड द रिमूवल और एंड ऑल्सो टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑन द एलिगेशन वगैरह जो भी मेंबर के ऊपर लगे हुए हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर्स जो है वो ओनली पर्सन हैविंग जुडिशियल और लीगल एक्सपीरियंस,
तो ऐसे लोग बन सकते हैं जिनके पास जुडिशियल और लीगल, ये इंपॉर्टेंट है कि लीगल एक्सपीरियंस और जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और टर्म्स जो हैं, रूल्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स टर्म ऑफ 4 years टू द ट्राइब्यूनल मेंबर। और इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो कंडीशन इन द 2017 रूल्स which were set aside by the court that the member will be eligible for reappointment has also dropped। ठीक है, इन रूल्स में जो रीअपॉइंटमेंट का सीन है वो नहीं है। ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे। ठीक है, अगर बार बार करोगे तो इसका मतलब थोड़ा सा गलत होता है, तो रीअपॉइंटमेंट का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया गया। और पहले बेसिकली ये एक मनी बिल के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था, तो इसलिए अलग से लॉ लेकर आया गया। इसके अलावा जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रिलीज़ किया है जीरो पेंडेंसी कोर्ट का प्रोजेक्ट। जीरो पेंडेंसी कोर्ट जो है वो एक दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू किया है इन सर्टेन सबऑर्डिनेट कोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि एक्चुअल और रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस को स्टडी किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन टिल फाइनल जजमेंट एज पर द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। ठीक है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड इन 2018 2.93 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, 49 लाख इन हाई कोर्ट और 57,987। ठीक है, तो इतने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इधर कितने हैं 49, ऊपर हैं करोड़ों में, 3 करोड़ मान सकते हो, 50 लाख मान सकते हो और 50,000 मान सकते हो। ये किसने बोला? नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड NJDG। ठीक है, तो ये NJDG का याद रखना आंकड़ा आप यूज कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग वगैरह में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेंडेंसी है, उसके बाद महाराष्ट्र में। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। लीगल इन्फॉर्मेशन ये वेब बेस्ड पोर्टल है डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग वेरियस कोर्ट केसेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केसेस कोर्ट हैं वो इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस पोर्टल पे। ठीक है, तो ये लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है। इसके अलावा क्यूरेटिव पेटिशन, निर्भया केस में क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की गई। क्यूरेटिव पेटिशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर केस 2002 में ऑन द क्वेश्चन वेदर एन एग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट। जो फाइनल जजमेंट होती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें क्या होता है, पहले अगर जजमेंट को अगर आपको बदलना है तो आप रिव्यू पेटिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर रिव्यू पेटिशन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ना माने तो क्यूरेटिव पेटिशन उसके आगे की बात है। ठीक है, रिव्यू की बात हो रही है कि आप बदल दो, लेकिन अगर नहीं बदला तो क्यूरेटिव लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में क्यूरेटिव ही होती है। ठीक है, जैसे अयोध्या जजमेंट आई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे, उनके पास ऑप्शन भी था, तो रिव्यू पेटिशन होती है। रिव्यू भी अगर मना हो जाए तो क्यूरेटिव भी हो सकती है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल और आगे जाकर। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन, जो आर्टिकल 137 है उसके इंटरप्रिटेशन से ये आई है, विच प्रोवाइड्स दैट इन द मैटर ऑफ लॉज और रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट। ठीक है, तो कोई भी जजमेंट है उसको रिव्यू किया जा सकता है रिव्यू पेटिशन में। 137 से ये इंटरप्रिटेशन से आई है और ये सारी चीज़ें हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू, देखो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बचाना और एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस बचाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये भी ना मानी जाए तो क्यूरेटिव थोड़ा सा मतलब वही कि उसमें भी ऐसे करके लास्ट में क्यूरेटिव होती है। ठीक है, क्यूरेटिव लास्ट में होती है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, बीच में रिव्यू रहती है। प्रोसीजर क्या है? क्यूरेटिव पेटिशन जो है वो रिव्यू प्ली के बाद फाइल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट आई और क्यूरेटिव पहले, नहीं, पहले रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू जब ना मानी जाए, ठीक है, उसके बाद आप क्यूरेटिव में जा सकते हैं। इट कैन बी एंटरटेन्ड इफ़ द पेटिशनर एस्टेब्लिशेस, अगर पेटिशनर ये एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाए दैट वॉलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है। ठीक है, अगर किसी की बात नहीं सुनी सामने वाले की या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर हो सकती है। एंड दैट ही वॉज नॉट हर्ड। ठीक है, तो प्रिंसिपल में यही होता है नेचुरल जस्टिस में। क्यूरेटिव पेटिशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू द बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जज, पहले 3 सीनियर मोस्ट जज के पास ये जाएगी क्यूरेटिव पेटिशन एंड जजेस हु पास द कंसर्न जजमेंट। ठीक है, तो पहले 3 सीनियर मोस्ट जज के पास जाएगी, उसके बाद जाएगी जिन्होंने जजमेंट दी थी। ठीक है, हो सकता है वही 3 जज हों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर और कोई जज है तो उनके पास बाद में जाएगी, पहले सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाएगी अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा प्रोसीजर है इसका। ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस कंक्लूडेड दैट द मैटर नीड्स हियरिंग, तभी ये चीज़ होगी। इसके अलावा क्यूरेटिव पेटिशन इज़ यूजुअली डिसाइडेड बाय द जजेस इन द चैम्बर
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सामने आप जाओगे और सबके सामने ऐसा होगा, नहीं, चैम्बर में डिसाइड की जाएगी। अनलेस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, ओपन कोर्ट में हियरिंग ऐसी अलाउड नहीं होती है। दे विल डिसाइड कि हाँ करना है कि नहीं करना, नहीं करना होगा तो बता दिया जाएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी दैट जजेस ने मना कर दिया, ठीक है। सो समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस थिंग इज देयर। इसके अलावा इन द इवेंट ऑफ द बेंच होल्डिंग एट एनी स्टेज दैट द पेटिशन इज विदाउट एनी मेरिट, तो वहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, आखिरी टॉपिक है जुडिशरी का, इसको भी देखते हैं ये क्या है। बेसिकली मैंने अभी बोला था जब मैं ग्राम न्यायालय बता रहा था कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी हम बढ़ेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया है स्टेट्स को कि अडॉप्ट किया जाए ये चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 141, 142 की पावर को यूज़ करते हुए लीगल सैंक्टिटी टू स्कीम प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी। यानी कि ऐसा होता है, आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है कंप्लीट जस्टिस का यहाँ पर प्रोविज़न है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है अगर उसे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है उस पर्टिकुलर सीन में। यानी लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, तो सुप्रीम कोर्ट भी लॉ बना सकता है अगर 142 में कंप्लीट जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइन और बाकी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अयोध्या केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे से आगे जाके, मतलब दायरे से आगे जाने का मतलब है कि ऑर्डर में थोड़ा और चीज़ें कि लैंड डिस्प्यूट तो सॉल्व किया ही, उसके अलावा भी बाकी चीज़ें कंप्लीट जस्टिस के लिए कि आप ऐसा कीजिए और एक ये बनाया जाए वो बनाया जाए। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट जब कंप्लीट जस्टिस की तरफ बढ़ता है तो ऐसे करता है, ठीक है। तो ऐसा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, वैसे तो स्कीम है तो गवर्नमेंट लेकर आएगी स्कीम, जैसे स्कीम लेकर आती है। तो अभी क्या है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 141, 142 की यूज करके इसको सैंक्टिटी प्रोवाइड कर दिया, मतलब अभी से इसे लागू कर दिया है, ठीक है। जब लॉ बना के सुप्रीम पार्लियामेंट करेगा तब तो करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को कह दिया है, बट जब तक वो हो रहा है प्रोसेस, ये स्कीम लागू हो चुकी है अंडर आर्टिकल, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 141, 142, ठीक है। ऑल्दो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है प्रोवाइड करती है विटनेस प्रोटेक्शन, द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड ऑल अदर केसेस, ठीक है। हर जगह पहुंच गई है थिएटर परसेप्शन में, ठीक है, टू थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अभी क्या है कि NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है विटनेस प्रोटेक्शन, लेकिन और केसेस में नहीं हो रहा है, ठीक है। और केसेस का मतलब है जैसे और भी जो भी केसेस होते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में नहीं है। तो अभी ओवरऑल पूरे हर केस में हर चीज़ में पहुँच गई है। तो जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। अभी ऊपर हमने अशोक हुर्रा और हुर्रा वाला केस पढ़ा था, तो ऐसे याद रखना वो केस किसके लिए था। तो ऐसे ही यहाँ पर जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट विटनेस प्रोटेक्शन नेसेसरी है फ्री और फेयर ट्रायल के लिए। आर्टिकल 141, 142 क्या होता है, अभी इसको भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ डिक्लेयर शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन टेरिटरी, ठीक है। तो कोर्ट का जो है वो सब पर बाइंडिंग होगा। और 142 मैंने बोला था कंप्लीट जस्टिस को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोप्रिएट रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सो ये है क्या, बेसिकली ये स्कीम ऐसी है जहाँ पर अंडर दिस सेक्रेटरी जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, जो DLS है हमने अभी देखी हुई थी, वो पास कर सकते हैं विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर फॉर द विटनेस प्रोटेक्शन, ठीक है। विटनेस जो है उनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाएगी और रिलेटेड टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी यहाँ पर बनेगा और टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज होगा। बेसिकली इसमें ये है, इसमें आपको ये समझना है दैट इवन मलीमत कमेटी जो है, मलीमत कमेटी रिकमेंडेशन वगैरह हैं, तो उन्होंने जस्टिस मलीमत कमेटी 2003 में, तो उन्होंने भी बात की थी विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो एक्यूज्ड सेंट्रिक है। एक्यूज्ड सेंट्रिक का मतलब हमारा पूरा ध्यान एक्यूज्ड के ऊपर रहता है पूरी प्रोसेस में। हम ना विटनेस को ध्यान देते हैं, विटनेस का क्या हो रहा है, विटनेस को कैसे सुरक्षा दी जाए, और ना हम उस पर ध्यान देते हैं कि जो हमारे बेसिकली जो विक्टिम है उस पर भी ध्यान नहीं देते। मेन फोकस सब एक्यूज्ड पर रहता है। तो इसलिए विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात होती है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात होती थी। तो अभी ये विटनेस वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देखना ये है कि विक्टिम की कब सुनी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये एनालिसिस देखते रहिएगा, हिंदू वगैरह में आता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जुडिशरी एंड ऑल। इलेक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ टॉपिक हैं, इलेक्शन का टॉपिक हम कवर करेंगे अगले लेसन में, ठीक है। इलेक्शन का टॉपिक जो है वो हम अगले लेसन में कवर करेंगे और जो भी टॉपिक है, ठीक है। जुडिशरी इसी के साथ हमारा कवर होता है। अब इलेक्शन वगैरह जो भी रह गया है हम अगले लेसन में कवर करेंगे और प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इकोनॉमी और पॉलिटी के बाकी लेसन भी देख सकते हैं। दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।